हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ लाइन्स एंड एंगल्स, बिल्कुल बेसिक से। लाइन्स एंड एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज्योमेट्री की शुरुआत इसी से होती है और बिना ज्योमेट्री के आप आगे मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकते। लाइन्स एंड एंगल्स के जैसे ही कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बेसिक मैथ्स का हिस्सा है, जिनके बिना आप आगे की मैथ अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, और उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आप चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, जिससे कि आपकी बेसिक मैथ फंडामेंटली बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी और आपको आगे की मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है, फटाफट से शाइन एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर लें, जिससे कि सारे की सारी अपडेट्स आपको लाइव मिल सके। तो आइए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। आप बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखते रहना, क्योंकि मैं आपका धीरे धीरे पूरा बेस कवर कराते हुए आगे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से, कुछ ऐसी चीजें जिनकी मदद से आप आगे के सवालों को समझ पाएंगे, आगे की कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि पॉइंट जो है वो क्या होता है, फिर हम समझेंगे लाइन क्या होता है, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, बहुत सारी बातें। अगर आप अभी बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं और शुरुआत से ही सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पॉइंट से कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है, अगर जैसे कि आपने यहाँ पे एक ये लगा दिया पॉइंट, अगर आपने कहीं पर भी एक सिर्फ एक डॉट बना दिया है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। अब पॉइंट की एक खास बात होती है कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। पॉइंट जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का क्या मतलब है कि इसके पास ना तो कोई लेंथ होगी, ना कोई ब्रेड्थ होगी, ना कोई हाइट होगी। मतलब ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई है, और ना इसकी कोई ऊंचाई है। इसीलिए इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। तो पॉइंट कहीं पे भी होता है तो उसको इस तरीके से बताते हैं, देखिए, रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट के बाद हम बात करते हैं लाइन की। तो लाइन किसे कहते हैं वो आपको समझना जरूरी है। अगर आप एक पॉइंट को अगले पॉइंट से अगले पॉइंट से अगले पॉइंट से इस तरीके से ज्वाइन करते चले तो आपको एक स्ट्रेट, ये जो रेखा सीधी लाइन मिल रही है, इसी को बोलते हैं लाइन। इसीलिए लाइन को बोला जाता है कि लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज ओनली लेंथ। इसके पास सिर्फ एक डायमेंशन होगा, और वो डायमेंशन कौन सा है, सिर्फ लेंथ है, यानी कि लंबाई है। आप देख सकते हैं कि कोई भी जो लाइन अगर आप खींचो, चाहे वो ऐसी खींचो, चाहे ऐसी खींचो, चाहे ऐसी खींचो, कैसी भी खींचो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक लंबाई दिखेगी, ना इसकी कोई ऊंचाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई है। तो इसीलिए लाइन को हम और भी क्या बोलते हैं कि ये वन डायमेंशन है, यानी कि इसके पास सिर्फ लंबाई है और कुछ नहीं है। लाइन क्या है, आप देख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज ओनली लेंथ, ना तो ब्रेड्थ है और ना थिकनेस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लाइन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पॉइंट क्या है ये आपको समझ में आ गया, लाइन क्या है वो समझ में आ गया। अब लाइन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आया है। अब लाइन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, जहां पे लिखा हुआ है एंडलेस। इसका क्या मतलब है, तो जब भी हम लाइन बनाते हैं तो लाइन की क्या खास बात है कि उसको आप राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, जहां पर भी आपकी मर्जी है, आप इसको खींचते हुए ले जा सकते हैं। यानी कि लाइन जो है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। लाइन की जो लेंथ है वो डिफाइन नहीं होती, वो इधर की तरफ भी कितना भी जा सकती है, इधर की तरफ भी कितना भी जा सकती है। अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये लाइन जो है ऊपर की तरफ कितना भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी कितना जा सकती है। इसीलिए लाइन को क्या बोल रहे हैं, एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आगे मैं आपको रे और लाइन सेगमेंट बताऊंगा, तो उसमें अंतर आप जब भी समझोगे जब यहां पर आप समझ पाओगे कि लाइन का मतलब क्या है, एंडलेस। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया हमारे पास कुछ और डेफिनेशन, जिसका कि सबसे पहले हम देखें रे। रे क्या होती है, तो जैसे सबसे पहले आपने बचपन में ड्राइंग करी होगी, तो आप इस तरीके से जब पहाड़ बनाते थे और इन पहाड़ों के बीच में सूरज बनाते थे, तो इस तरीके से सनरेस निकालते थे। अगर आप रेस समझना चाहते हैं और अगर आप सनरेस समझ लेते हैं, सूरज की किरण, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे भी रेस का मतलब वही है। रे मतलब हिंदी में तो आप समझ गए किरण, और सनरेस का मतलब क्या था, तो आपने देखा था कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमको पता रहता है, पर एंड पॉइंट जो है वो नहीं पता रहता। मतलब जैसे कि हमने सूरज के केस में बनाया, तो हमको पता है कि निकल के यहां से आ रही है, पर निकल के कहां तक जाएगी वो नहीं पता। तो रे किसको कहते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है पर एंड पॉइंट नहीं पता, तो इसीलिए ये एक साइड से फिक्स है और एक साइड इधर की तरफ कहीं तक भी जा सकती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रे।
अब इसी तरीके से अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप समझो कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज में सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। किसी चीज का अगर कोई पार्ट होता है तो उसको बोला जाता है कि सेगमेंट है। सेगमेंट का हिंदी में मतलब होता है हिस्सा। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, अब आप बताओ। किसी भी लाइन का अगर आप एक हिस्सा ले लेते हो तो उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। तो अगर मेरे पास मान लो एक इतनी बड़ी यहां से यहां तक की लाइन है और मैंने बोला कि मुझे ये वाला हिस्सा मैं उठा लेता हूं, एक ये और एक ये, तो इतना जो हिस्सा है, क्योंकि अब ये फिक्स हो चुका है, देखो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा फिक्स हो चुका है, तो इतने वाले हिस्से को हम क्या बोल देंगे कि ये हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट अब जैसा कि आपने डेफिनेशन में देख ही लिया कि इसकी जो लेंथ है वो कैसी होगी, बिल्कुल फिक्स होगी। तो ये तीन चीजें जो है वो आपको समझनी है। लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। अगर आप ये तीन चीजें समझ जाते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। हालांकि ज्योग्राफी में हमें इतना इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर जो ज्योग्राफी आती है उसमें लाइन सेगमेंट से ही काम होता है। बट फिर भी एंगल्स के केस में आपको पता होना चाहिए कि लाइन किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। आइए हम फटाफट से इनके बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस को देख लेते हैं, जिसमें कि आपके पास सबसे पहले में वो बता रहा है कि जो लाइन है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये हम कवर कर चुके हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है, इसको भी हम कवर कर चुके हैं, एक तरफ से वो फिक्स होती है। और लाइन सेगमेंट का क्या है, दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, बिल्कुल हमको पता है। अब यहां पे आप देखो, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है तो इसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होगी, तो ये पॉइंट भी हमको समझ में आता है। यहां पर देखो इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है तो इसकी भी कोई लेंथ फिक्स नहीं होगी, ये पॉइंट भी हमको समझ में आता है। और इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हैं तो इसकी लेंथ हमको पता होगी, इसकी लेंथ फिक्स होती है, ये पॉइंट भी हमको आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बोल रहा है वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम। इसका क्या मतलब है, तो क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स नहीं है तो आप इसको कितने भी बड़े पेपर पे बनाओ, क्योंकि पेपर कभी भी आप इनफाइनाइट तो ले नहीं सकते, इसीलिए किसी भी लाइन को हम बस ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम पेपर पे एक्चुअल किसी भी लाइन को नहीं बना सकते। जब भी हम किसी भी लाइन को बनाते हैं तो हम उसको मात्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लेंथ तो हमको पता नहीं, तो आप पेपर पे किस तरीके से ड्रॉ करोगे। इसी तरीके से हम किसी भी रे को नहीं कर सकते, क्योंकि रे को मात्र हम दर्शा सकते हैं कि देखो भाई यहां से शुरू होकर वहां जा रही है, कहां तक जा रही है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी लेंथ कैसी है, डिफाइंड नहीं है, उसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की, तो इसको हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ये बना दी, मैंने बोला कि ये 5 सेंटीमीटर की है, तो आप देखो ये इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल पेपर पर ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि इसकी लेंथ हमें पता है कि ये कितने की है, तो इसको पेपर पर ड्रॉ किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक इस तरीके से लाइन है तो उसको डिनोट करने का तरीका क्या है, तो ए बी लिखो और ऊपर लाइन वाला बना दो। अगर रे है हमारे पास तो ए बी लिखो और ऊपर रे वाला सिंबल बना दो ए बी के ऊपर। और अगर लाइन सेगमेंट है तो सिंपली ए बी लिखो और उसके ऊपर इस तरीके से लाइन सेगमेंट बना दो, जहां पे कोई भी एरो नहीं है डंडे के ऊपर। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो फिक्स हो चुकी है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है, बट आपको अच्छी तरीके से इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे काफी मदद मिलेगी। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप मेरे साथ थे, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया था। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। अब इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, और समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या समझना है कि मान लो मेरे पास सबसे पहले एक ये पॉइंट है ए और मेरे पास एक पॉइंट है बी। तो आप देखो कि जब भी हमारे पास दो पॉइंट होते हैं तो उन दो पॉइंट से एक लाइन तो निकलेगी। अब आप देखो कि ये जो बी है वो यहां पे होता है, इसको मैं बी1 बोल रहा हूं मान लो, और इसको मैं बोल रहा हूं बी2। ये बी2, अगर ये बी मान लो यहां पे होता तो मैं मान लो इसको बोल देता हूं बी3। तो ये बी कहीं भी हो, ये बी कहीं भी हो, आप देखो कि ए से बी की एक लाइन तो निकलेगी ही, ए से बी की एक लाइन तो निकलेगी, ए से बी की एक लाइन तो निकलेगी। इसका मतलब दो पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे तो हमेशा ही हमेशा आएंगे। ये पॉइंट आप लिख के रख लो। क्या बोल रहा हूं कि अगर कहीं पे दो पॉइंट होते हैं, कहीं पे अगर दो पॉइंट हैं, तो वो तो हमेशा के हमेशा ही एक लाइन से पास करेंगे ही करेंगे। आप उन दो पॉइंट को कहीं भी ले लो, एक यहां पे ले लिया, एक आपकी जो मर्जी है वहां पे ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, आप उन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन हमेशा निकाल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर अब ये दो पॉइंट की बात हो गई, हम बात करते हैं तीन पॉइंट के केस में क्या होता है। तीन पॉइंट के केस में क्या होता है, तो हम फटाफट से एक काम करते हैं। हमने एक पॉइंट तो ये ले लिया, दूसरा मान लो हमने यहां पे ले लिया, कहीं भी ले लो आप, दूसरा मैंने यहां पे ले लिया। अब मैं तीसरे की बात करता हूं। तो तीसरे की बात करने पे आपको समझ में आएगा कि मान लो आपने तीसरा पॉइंट एक बार ले लिया यहां,
एक बार ले लिया यहां, एक बार ले लिया यहां, तो आप देखो कि सिर्फ एक केस ऐसा बन रहा है जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। अगर आपने इस लाइन के अलावा तीसरे पॉइंट को कहीं और लिया है तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ पाएंगे। उस केस में आप देखो, उस केस में हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल आपको पता होगा, त्रिकोण यानी कि 3 एंगल वाला जो फिगर होता है ट्राइंगल बन जाएगा। अगर आपने यहां पे लिया होगा तो आप देख सकते हो कि यहां पे भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहां से हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया, 3 पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना है कि जो कोलिनियर की बात होगी, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे। को का मतलब होता है साथ और लीनियर का मतलब होता है लाइन पे। को का मतलब क्या होता है? साथ। और लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब तो लाइन होता है। तो एक ही लाइन पे अगर कोई चीज होती है तो उनको बोलते हैं कोलिनियर, और अगर एक ही लाइन पे नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर। तो यहां पर अब आप बताओ कि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, मैंने अभी आपको बताया, पर 3 पॉइंट के केस में आपको देखने मिल रहा है कि अगर वो एक ही लाइन पे आएंगे तो कोलिनियर, एक लाइन पे नहीं आएंगे तो वो नॉन कोलिनियर। और इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए, वो क्या है कि अगर कोलिनियर हो गए तो ठीक है, अगर नॉन कोलिनियर हो गए तो वहां पे क्या बन जाएगा? फिगर कौन सा बन जाएगा? वहां पे ट्राइंगल का फिगर बन जाएगा। कौन सा फिगर बन जाएगा? ट्राइंगल का फिगर बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे ज्योमेट्री में काफी काम आता है। तो आप यहां से बस ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ जाओ कि कोलिनियर किसे कहते हैं, और कोलिनियरिटी की अगर बात होगी तो हमेशा 3 पॉइंट देखे जाएंगे। 2 पॉइंट के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने मिलेगा कि 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर है, उनके बारे में हम कोलिनियरिटी की कोई बात नहीं करेंगे। 3 पॉइंट में हम करेंगे, और वो क्या हो रही है मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अब वो बात कर रहा है कि इस वाले गिवन फिगर में नेम बताओ कि इनमें कौन तो लाइन सेगमेंट है और कौन रे है। तो आपने देखा था रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट उसे कहेंगे जिसकी लेंथ फिक्स है। तो आप देखो ई से जी तक आपको दिख रहा होगा कि ई से जी तक लेंथ फिक्स है, जी से पी तक लेंथ फिक्स है, क्योंकि कोई एरो नहीं है, इसका मतलब वो लेंथ फिक्स है। ये जो लेंथ है वो हमेशा इतनी ही रहेगी। बट ई से एफ तक आप देख रहे हो एरो लगा हुआ है, तो ये कहीं तक बाहर भी जा सकती है। जी से एच तक ये एरो लगा हुआ है तो ये यहां इधर जा रही है इधर। पी से क्यू तक एरो लगा हुआ है तो ये इधर जा रही है। इसका मतलब ये कौन हो गई? लाइन सेगमेंट कौन हो गए? आप देख सकते हो ई जी और जी पी। और अगर आप चाहो तो ई से पी तक का भी एक मान लो, तो ये 3 तो क्या हो गए आपके पास? लाइन सेगमेंट। और रेस आपको दिख रही होंगी, रेस कौन सी हो गई है फिर? ई से एफ की रे हो गई है, देखो एरो लगा हुआ है। जी से एच की रे हो गई है, और पी से क्यू की रे हो गई है। और क्योंकि इनको डिनोट करने का तरीका हमको पता है तो हम इनके ऊपर लाइन सेगमेंट वाला डंडा बना देंगे और इनके ऊपर रे वाला डंडा बना देंगे। तो इस तरीके से एग्जांपल 1 हुआ। आपको फर्क देखना आना चाहिए कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं और रेस किसे कहते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आपके पास आ चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अगर आपने अच्छी तरीके से सीख लिया तो ज्योमेट्री में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बेसिक जो है वो एंगल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अच्छी तरीके से ना सीखने से बच्चे जो हैं वो आगे तक बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या है कि जब दो रे उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो जो बीच में चीज बनती है उसको एंगल बोलते हैं। अब यहां पे आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, हम बात कर लेते हैं जरा। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 रे हैं, एक ये रे है और एक ये रे है। तो आप देखो कि मेरे पास 2 रे हो चुकी हैं। इन दोनों का इनिशियल पॉइंट यानी कि ये जो बीच वाला ब्लू कलर का आपको पॉइंट दिख रहा है वो सेम है। इनिशियल मतलब शुरुआत वाला जो पॉइंट है वो सेम है, एक ही है इन दोनों का। तो इस केस में जो बीच वाली चीज बनती है उसको एंगल बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला कि 2 रे हैं अगर हमारे पास, तो उनकी जो पूंछ है, मान लो इसको मैं रे बोल रहा हूं तो रे में आप बोल लो कि ये इसका सिर है और ये इसकी पूंछ है। तो अगर हमारे पास 2 रे हैं और उन दोनों की पूंछ एक जैसी है, दोनों की पूंछ एक जगह जाके मिलती है, तो इस तरीके से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं एंगल। अब एंगल अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा कि एंगल कितने तरीके के होते हैं। एंगल होते हैं 6 तरीके के। अब वो 6 तरीके के कैसे कैसे हैं आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप समझो कि एक होता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का क्या मतलब है? तो एंगल जो होते हैं उनको नापा कैसे जाता है, अगर आप ये समझोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक्यूट कैसे कह रहे हैं, राइट कैसे कह रहे हैं। चलो तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। आपने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी, जिसको कि आप चांदा बोलते हो, प्रोटेक्टर बोलते हो, वो आपने देखा होगा। उससे हम एंगल नापते हैं। अब एंगल नापने का क्या तरीका होता है
कि जैसे कि घड़ी होती है, घड़ी जो है वो क्लॉकवाइज चलती है और एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ये घड़ी है, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 9 होगा। तो जो घड़ी है, आपको पता है घड़ी की सुई सीधी दिशा में चलती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। जो भी सीधी दिशा में मूव करता है, सीधी दिशा में घूमता है, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जो घड़ी के उल्टी दिशा में घूमता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, जिसको कि हम शॉर्ट में ACW भी बोलते हैं। तो अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो यहां से सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ज्यादातर केस में आप देखोगे कि जो एंगल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से मेजर किए जाते हैं। यानी कि अगर हमको ये वाला एंगल मेजर करना है तो हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यानी कि हम यहां से यहां जाएंगे, ना कि इसका उल्टा कि हम यहां से ऊपर से नीचे ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, ये वाला स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले चीज जो आपको समझनी है कि एंगल्स जो हैं ज्यादातर केस में एंटी क्लॉकवाइज तरीके से ही नापे जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, तो सबसे पहले एंगल्स की कहानी देख लो। तो एंगल्स जो है वो मैक्सिमम, अगर आप बात करो, जैसे कि आप मंदिर जाते हो, परिक्रमा लगाते हो, अगर आप एक सर्कल पूरा कंप्लीट करते हो, जैसे कि आपने यहां से शुरू किया और आप यहां लौट फिर के यहीं पर आ गए, तो उस केस में बोला जाता है कि 360 डिग्री आपने कवर किया है। यानी कि एक चक्कर पूरा घूमने पे 360 डिग्री होता है। अगर आप इतना समझ रहे हो तो अब मैं आपको समझा देता हूं। मतलब कि 360 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता। होता तो है 360 से बड़ा, बट वो आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे हम एक चक्कर के बाद वाले चक्कर को ही उसमें 360 से प्लस करके बता देते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आप मान लो कि 360 से बड़ा कोई एंगल नहीं होता, और ये बिल्कुल सही है। आगे चल के आपको 11-12 में भले ही बता दें कि 700 डिग्री का भी एंगल होता है, 1000 का भी होता है, बट वो केस अलग होते हैं, वो आपको आगे चल के समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो आप समझो कि इस तरीके से आपको देखना है सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया, 360 डिग्री का। अब यहां से आप देखो कि जो एंगल जीरो से, जैसे कि मेरे पास दो रे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो अगर ये जो मेरी रे है, देखो यहां से हम एंगल नापना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, इस वाली को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, इस वाली को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये जो एंगल है वो धीरे 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 बढ़ेगा। धीरे धीरे ये जो लाइन है वो ऊपर की तरफ आती जाएगी, ऊपर की तरफ आती जाएगी, तो एंगल बढ़ता जाएगा, ये वाला एंगल इंक्रीज होता जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी ये छोटा है, फिर ये और बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद अगले केस में और बड़ा हो जाएगा। देखो आप, देखो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल अभी छोटा था, अब ये एंगल बड़ा हो गया, अब ये एंगल और बड़ा हो गया। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जब हमारा जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में रहे। 0 से 90 के बीच में रहे, 90 नहीं होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में अगर हमारा एंगल है। एक्यूट से आपको याद रखना है कि एंगल कैसा है हमारा, छोटा एंगल है। किससे छोटा है, 90 से छोटा है। एक्यूट शब्द आपको दिख रहा होगा, एक्यूट, एक्यूट, क्यूट मतलब छोटा सा। तो एक्यूट एंगल जो है छोटा सा एंगल है, 90 से छोटा अगर है तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। बस इतना समझना है। राइट एंगल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं देखा तो देख लो। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता है, करेक्ट 90 डिग्री का, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि 90 डिग्री का होता है तो एंगल पे हम इस तरीके से, ये एंगल पे हम इस तरीके से एरो बना देते हैं, जिससे कि समझ में आता है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि एंगल अगर परफेक्टली इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, तो उसको राइट एंगल बोला जाता है। आगे बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की। तो ऑब्ट्यूस के केस में अगर हमारा जो एंगल है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो उस केस में जो हमारा एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। जैसे कि आप देखो 90 डिग्री तो यहां पे हो गया, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, 90 डिग्री तो यहां पे हो गया। अब 90 से बड़ा होगा तो कैसा जाएगा वो आप देख सकते हो। देखो 90 से छोटा तो एक्यूट हो गया, 90 से बड़ा मतलब कि इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मैक्सिमम इधर जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो इस वाले एरिया में अगर वो खेलेगा तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 से 180, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट मतलब सीधा। तो आप देखो कि अगर यहां से दो रे हैं, उनका कॉमन पॉइंट ये वाला है, एक इधर दिशा में जा रही है, एक इधर दिशा में जा रही है, तो ये जो पूरा एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री का। कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो इस एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल किसे कहा जा रहा है। ये हुए 4 एंगल। अब बात करते हैं 5वें और 6वें की। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। आप अच्छे से समझो तो आपको समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल का क्या है। तो मान लो कोई एंगल हमारे पास इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से। अब बस यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है
कि ज्यादातर तो मैंने जैसा आपको बताया कि एंगल किस तरीके से नापा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा और कोई है वो बोलेगा कि मैं तो इस एंगल को इस तरीके से नाप रहा हूं, मान लो क्लॉकवाइज। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इस एंगल की वैल्यू दो तरीके से हम बता सकते हैं, एक बार हम क्लॉकवाइज तरीके से बता सकते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज तरीके से बता सकते हैं। देखो जो एंगल है अगर वो क्लॉकवाइज तरीके से हम देखें तो 180 से उसकी कम वैल्यू आएगी, और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से देखें तो 180 से ज्यादा आएगी। तो इस वाले में जब वैल्यू 180 से ज्यादा आती है, जब वैल्यू 180 से ज्यादा आती है और 360 से कम आती है, 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो उस केस में उस एंगल को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। और वो किसका रिफ्लेक्स कहलाता है, इस वाले का रिफ्लेक्स कहलाता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, मान लो ये यहां से 100 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का। अब इसको 100 डिग्री का अगर ये है तो ये किसके बीच में आया, 90 से 180 के बीच में आया। तो ये आपकी नजर से क्या होना चाहिए, तो अभी अभी मैंने पढ़ाया, आप तो इसको क्या बोल दोगे, ऑब्ट्यूज बोल दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई बोल दे कि इसका रिफ्लेक्स बता दो, तो रिफ्लेक्स बताने के लिए क्या कर देते हैं हम, 360 में से अपने एंगल की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 360 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 260 डिग्री जो है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल इस केस में आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ आपको समझना पड़ेगा, 180 से अगर 360 के बीच में एंगल की वैल्यू आ रही है तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप क्या कर देते हो, 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 माइनस एंगल की वैल्यू हम मान लेते हैं एंगल ए। तो इस तरीके से आप कोई से भी एंगल का रिफ्लेक्स निकाल सकते हो। मान लो ये एंगल ए है तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, 360 माइनस एंगल ए। और कंप्लीट एंगल की बात करें तो जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा है कि अगर एक रे दूसरे के ऊपर ही इस तरीके से है, एक रे दूसरे के ऊपर ही इस तरीके से है, दोनों एक दूसरे में कोइंसिडेंट है, दोनों का सेम पॉइंट इनिशियल भी है और दोनों सेम ही दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि जो एंगल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है 360 डिग्री। तो उस केस में हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ 360 डिग्री का एंगल। और ये हुई पूरी एंगल की कहानी। आपने देखा कि कैसे हमारे पास 0 डिग्री होता है तो वो भी यही है, और फिर ये जो लाइन है वो ऐसे घूमती 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 पूरी यहाँ तक आती है। तो यहाँ पर आपके पास 90 आता है, यहाँ पे आपके पास 180 आता है, यहाँ पे आपके पास 270 आता है, और यहाँ पे वापस आपके पास कितना आ जाता है, 360। तो हम 0 से शुरू हुए, 90 पे पहुंचे, 180 पे पहुंचे, फिर 270 पे पहुंचे, और फिर हम 360 पे आ गए। ये पूरी कहानी है एंगल की। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो एंगल को क्लियर करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अब आपको बस चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर जो है कौन से एंगल को दर्शा रहा है। तो आप देखो कि ये जो एंगल है, एंगल एओबी, आपको बताना है कौन सा एंगल है। जो 6 तरीके के हमने एंगल पढ़े थे वो आपको बताने। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा कैसे दिख रहा है मुझे मैं बताता हूं। तो 90 डिग्री होता है जब ये लाइन यहाँ पे हो जाती, और ये 90 से बड़ा जा रहा है, तो ये 90 से बड़ा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 90 से 180 के बीच में कहीं ना कहीं है, और इसका मतलब 90 से 180 के बीच में है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। आप देखो इस वाले केस में तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का ही है, राइट एंगल है, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे ये राइट एंगल है। राइट एंगल देखना बहुत आसान है, दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल आड़े हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने चले गई हैं, तो इस केस में हमने पढ़ा था कि ये कैसा होता है, 180 डिग्री का आमने सामने सीधी लाइन हमेशा बन रही है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था, देखो ये एंगल दिखने में छोटा है बट हमको कहां से नापना पड़ रहा है, तो आप देखो कि ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इसकी वैल्यू 180 से बड़ी आ रही है। 180 स्ट्रेट एंगल होता है और उससे भी ज्यादा जा रहा है, तो 180 से 360 के बीच में कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। ये देखो छोटा सा एंगल, अभी मैंने आपको बताया था छोटा सा मतलब क्यूट सा एंगल, तो एक्यूट एंगल ये वाला है। इसकी वैल्यू देख सकते हो आप, 90 से कम है और 0 से बड़ा है, तो 90 और 0 के बीच में। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जब घूम फिर के यहीं पे आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री की जब वैल्यू होती है तो उसको बोल दिया जाता है कंप्लीट एंगल। ये हुआ एंगल्स के ऊपर बेसिक सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे पूछ रहा है, इन विच एंगल द मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री।
तो आपको भी मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर अच्छी तरीके से दे पा रहे होंगे। इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपका भी आंसर रिफ्लेक्स आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है वो समझ गए थे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, और इनके ऊपर काफी सवाल भी आते हैं, तो आपको इनको बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना है कि इनका क्या मतलब होता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत क्या है। तो देखिए, दो एंगल अगर हमारे पास है, जैसे कि एक एंगल ये है, आप देख रहे हैं ये एक एंगल मान लो एंगल है ए, और इसी तरीके से मैंने एक और एंगल बना दिया जो कि होगा 90 डिग्री का। तो आप देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का, तो ये एक एंगल आ गया बी। तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि जब भी दो एंगल इस तरीके से हों कि उनका सम, उनका जोड़ कितने का आ जाए, 90 डिग्री का आ जाए, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, पर आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। क्या बता रहा हूं मैं? दो एंगल इस तरीके के कि उनका जोड़, उनका सम कितना आ जाए, 90 डिग्री का आ जाए, तो उन एंगलों को क्या बोल दिया जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए? तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा दो एंगल जिनका सम 90 आ जाए, तो अगर एक 30 का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए? 60 का होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर एक 45 का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए? 45 का होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर एक 50 का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए? 40 का होना चाहिए। अगर एक 80 का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। अगर एक एंगल x का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए? 90 माइनस x का। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है, तो अगर एक x है तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा? 90 माइनस x। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे सवाल कैसे आते हैं। बोल रहा है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल। अब आप सोच के देखो कि अगर दो एंगल हैं, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो, एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90। आराम से सोच के बताओ कि अगर इनका सम 90 आ रहा है तो क्या कोई भी एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है? उदाहरण के लिए, एक मैं हूं और एक आप हैं। आपके पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, और हम दोनों के रुपए मिला के 90 रुपए हो रहे हैं, 90 रुपीज हो रहे हैं। तो क्या हम दोनों के रुपए 90 से ज्यादा हो सकते हैं? क्या आपके पास 90 से ज्यादा होंगे या मेरे पास 90 से ज्यादा होंगे? नहीं। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मेरे पास 90 हो, आपके पास 0 हो। तो उस केस में जो मैक्सिमम बनेगा वो क्या बनेगा कि एक वैल्यू कितनी की आ जाए? 90 की, और एक 0 की। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों ही केस में आप देखो कि जो एंगल होगा वो 90 और 0, तो पहली बात कोई एंगल होगा नहीं, क्योंकि उस केस में 0 डिग्री के एंगल को हम मानते नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 89 और 1 हो। तो उस केस में आप बता सकते हो कि अगर ऐसा केस बनता है तो दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि उनका जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में ही आता है। इस बात की गारंटी है। तो ये एक अच्छी सी चीज है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारे पास दो एंगल हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनकी दोनों की वैल्यू कैसी होगी? एक्यूट एंगल की होगी। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल 5 जैसे सवाल आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। तो इस तरीके के सवालों को करने का जो लॉजिक रहता है वो अगर आप एक बार समझ लोगे तो ऐसे हजारों सवाल आप खुद से बना सकते हो। इस वाले सवाल में देखो वो क्या बोल रहा है, अगर आप ये समझ जाते हो तो सवाल खत्म। बोल रहा है कि एक एंगल है जिसका वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 24 ज्यादा है। अब यहां पर सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास एक एंगल है, तो हम बोलते हैं फर्स्ट एंगल की वैल्यू मान लो कितनी है? x। तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं कितनी है? 90 माइनस एक्स। ये मेरा हो गया सेकंड एंगल। अब सवाल के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाले से 24 बड़ा है। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल जो है वो छोटा है, और छोटे में 24 ऐड करके ही तो हम बड़े के बराबर ला पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि आप और आपके पापा, तो आपको पता है कि आपके पापा की जो एज है वो आपसे बड़ी है। तो अगर आप कोई वैल्यू ऐड करोगे तो आप अपनी एज में ऐड करके पापा के बराबर ला पाओगे, या फिर पापा की वैल्यू में ऐड करके अपने बराबर ला पाओगे?
जाहिर सी बात है जो छोटा है उसी में आप ऐड करके बड़े के बराबर ला सकते हो। तो यहां पर हमको पता है, सवाल में उसने बोला है कि मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसा हो गया, छोटा। तो छोटे में हम 24 ऐड कर देंगे, 90 माइनस एक्स, ये हुआ छोटा एंगल, और इसमें 24 ऐड कर देंगे, तो छोटे में 24 ऐड करने के बराबर ये किसके बराबर आ पाएगा, एक्स के बराबर। अब ये जो सवाल है इसको, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, तो 90 प्लस 24 कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो 114, माइनस एक्स दूसरी तरफ जा जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114/2 विच इज 57। तो एक एंगल हमारा हो गया 57 डिग्री का, और दूसरा कितना हो गया, तो 90 माइनस 57 कर दो विच इज 23 नहीं 33 डिग्री हो गया। तो आप देख लो कि इस तरीके से आपके पास दो एंगल आ चुके हैं। फिर से बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल आपको अच्छी तरीके से करने आने चाहिए। बढ़ते हैं आगे तरफ। आगे आ गया है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा ही होता है, बट इसमें फर्क कितना है, पिछली बार हमने देखा था कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इस बार हम देख रहे हैं कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, सिर्फ 180 डिग्री। अगर इस तरीके से दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मान लो एक इस तरीके से एक एंगल है जो कि यहां से इस तरीके से जा रहा है, और फिर दूसरा एंगल मान लो इस तरीके से है जो कि यहां से, एक एंगल ये है बी और एक एंगल ये है ए। तो आप देखो कि इन दोनों का सम मिला के आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इस तरीके के जब भी एंगल होंगे कि जब एक और दो दूसरे को मिला के 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से आपको समझना है कि अगर हमारे पास एक एंगल 10 डिग्री का है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा। तो आप सोचो कि क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए, तो आपको दिख जाएगा 170। अगर यहाँ पे हमारे पास मान लो 40 है तो क्या जोड़ूं, 180 बन जाए तो 140 जोड़ूं। अगर यहाँ पे मेरे पास 80 है तो क्या जोड़ूंगा, 100। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास x है तो क्या करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस एक्स। ये चीज जो है पिछली बार की तरह ही इंपॉर्टेंट है, आपको सवालों में ये भी काम आएगा। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री दो एंगल ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180, तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि जब पेपर में आएगा तो हम भूल जाते हैं कि सप्लीमेंट्री कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, आपको इतना तो पता करना पड़ेगा कि a प्लस बी 90 अगर होता है तो इसको कुछ बोलते हैं, और a प्लस बी 180 अगर होता है तो इसको कुछ बोलते हैं। अब यहां पर बस आप समझ लो, एक को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और एक को बोलेंगे सप्लीमेंट्री। अब आप बताओ ABCD में C पहले आता है या S, और 90 और 180 में 90 पहले आएगा या 180। अगर आप ये लॉजिक समझ जाते हो तो आप समझ जाओगे कि C पहले आएगा और 90 पहले आएगा, तो ये दोनों का पेयर बन गया, यानी कि ये हो गया 90 के साथ C, और S बाद में आता है, 180 बाद में आता है, तो ये हो गया 180 के साथ S, यानी कि ये होगा सप्लीमेंट्री और ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ये मैं क्या बता रहा हूं, तो ये याद रखने की ट्रिक्स होती हैं, जिससे कि गलती से अगर आप कभी भूल जाओ तो इस तरीके के लॉजिक से आप याद कर सको। इससे आपको जब आप भूलोगे तो काफी फायदा मिलेगा। आइए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। बोला इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2 देन फाइंड देयर एंगल्स। अब वो बोल रहा है कि दो एंगल हैं, उनमें से दोनों का जो रेशियो है वो किस में आ रहा है, 3:2 में। तो हम मानेंगे हमारा फर्स्ट एंगल कितना है, x, तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो फटाफट से मैं क्या लिख दूंगा, 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेशियो कितना आ रहा है, 3:2, तो x अपॉन 180 माइनस एक्स, ये मैंने क्या किया, इनका रेशियो ले लिया, और ये कितना आ रहा है 3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 के साथ x हो जाएगा और 3 के साथ 180 माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया, 2x इक्वल टू 3/18 यानी कि 540 माइनस 3x। अब 3x इधर चले जाएगा तो 2x प्लस 3x बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 540। तो यहां से आप बताओ 5x बराबर कितना आ गया है, 540, और यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 540/5, और ये कितना हो गया है, तो 540 को मैं मनी मन में ब्रेक कर लूंगा, 500 प्लस 40 में, तो 500/5 होता है 100 मुझे पता है, और 40/5 होता है 8 मुझे पता है, इसीलिए आंसर कितना आ गया, 108 डिग्री। पर अभी हमारा सवाल नहीं हुआ है क्योंकि हमको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो एक एंगल हमारा आ गया है 108 डिग्री, और दूसरा 180 माइनस 108 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 72 डिग्री। तो आप देख रहे हो इस तरीके से
ये वाला सवाल हमने कर लिया है। इस तरीके के सवाल करना आपको आना बहुत जरूरी है, तो मैं बोलूंगा कि इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। आप अगर कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो आपको उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जल्दी से जाके आप इस तरीके के सवाल फटाफट से खुद से जरूर ट्राई कर लेना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोल रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो बोल रहा है कि एक एंगल है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, और इसका 3/5, तो 3 इंटू 5 कर दिया, और इसका क्या निकालना है, सप्लीमेंट। तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे तो सप्लीमेंट तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 18, और 18 इंटू 3 कितना होता है, 54। अब इसका हमको सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो कैसे करते हैं आपको मैंने बताया था। 180 में से इस एंगल को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, यानी कि 136 डिग्री इज द आंसर। बस ये हो गया सवाल। अगले सवाल में बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। अब आपको इस तरीके के सवाल देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार अच्छे से इसकी इंग्लिश समझने की कोशिश करो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। डरने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, सप्लीमेंट भी आ गया। अगर आप इंग्लिश को ब्रेक कर लोगे तो ये सवाल गारंटी से आपके पास हो जाएगा। सबसे पहले हम वापस से पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो भाई साहब जो इसने बोला है ना, उसको आप कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले तो हम मानते हैं कि हमारा एंगल जो है, लेट एंगल बी एक्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट आपको पता है कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट विल बी 180 माइनस एक्स। अब बात करते हैं सवाल में उसने जो बोला है वो हम करते चलेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। उसने बोला है 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का 6 गुना यानी कि 6 इंटू 90 माइनस एक्स। 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन हो गई, बिल्कुल हो गई। इज 12 डिग्री लेस, किससे लेस है, ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट यानी कि 2 टाइम्स 180 माइनस एक्स, ये हो गया। तो ये वाली लाइन हो गई। अब ये वाली लाइन बची है 12 डिग्री लेस है, तो ये जो एंगल है वो इससे 12 डिग्री छोटा है। यानी कि आप बताओ बड़ा कौन हो गया, ये। तो आप बताओ कि अगर ये बड़ा है तो इसमें से ही तो 12 माइनस करेंगे, बड़े में से माइनस करके ही तो हम छोटे के बराबर आ सकते हैं। तो इसीलिए हम कर देंगे इसमें -12, और अब ये दोनों हो गए बराबर। बस अगर आप ये चीज समझ रहे हो, क्या मैंने बोला कि बड़े में से कुछ माइनस करके ही तो आप छोटे के बराबर आ सकते हो। तो अगर ये समझ जाओगे तो सवाल हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो 180, 540 माइनस 6x इक्वल टू 2 इंटू 180 360 माइनस का 2x और माइनस का 12। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 इधर चले जाएगा, सारे नंबर इधर भेज देते हैं। तो 540 इधर आ गया, 360 प्लस का था माइनस का हो गया, और माइनस 12 था तो इस बार प्लस का 12 हो गया। माइनस 6x इधर चला गया तो प्लस का 6x हो गया, और माइनस का 2x। तो ये कितना हो गया है, दिस इज इक्वल टू 4x। ये कितना हो गया, तो 180, और ये कितना हो गया 12, 180 और 12 यानी कि 192। तो यहां से आप देख सकते हो कि x बराबर कितना आ जाएगा, ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ डिवाइड का हो जाएगा 192/4। तो ये कितना हो जाएगा, इससे काट देंगे 4 4 जा 16 और 3 2 बचा, 4 8 जा 32। तो x बराबर जो है वो कितना आ गया है, 48 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर आप इंग्लिश को ब्रेक कर लेते हो और फिर इक्वेशन बना लेते हो तो सवाल में कुछ भी नहीं बचता। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 8। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है पेयर ऑफ एंगल्स, जो कि इस चैप्टर का मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आगे का जो टॉपिक आने वाला है वो आपको बहुत आसान लगेगा। पेयर ऑफ एंगल्स, जैसा कि नाम बता रहा है, पेयर का मतलब कहीं पे भी क्या होता है कि किसी भी चीज की दो अगर हमारे पास क्वांटिटी है तो उसको हम पेयर बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ बुक है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 2 बुक है। उसी तरीके से पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब है कि हमारे पास 2 एंगल्स है। अब 2 एंगल्स के कुछ अलग अलग टाइप हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि एंगल का एक बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बाय और एक सेक्ट। तो सेक्ट का मतलब तो होता है किसी चीज का हिस्सा करना, टुकड़ा करना, तो हिस्सा हो गया सेक्ट। और बाई का मतलब होता है 2। आपने सुना होगा बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल मतलब 2 पहिए वाली साइकिल, 2 पहिए वाले वाहन को बाईसाइकिल बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बाई का क्या मतलब है, 2। तो किसी चीज के 2 बराबर हिस्से कर देना,
किसी चीज के दो बराबर इससे कर देना, टू इक्वल पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड कर देना, उसको बोलते हैं हम बाइसेक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाइसेक्टर एंगल का आप देख रहे हो। इसी तरीके से अगर मान लो कोई लाइन है जो कि 10 सेंटीमीटर की है और उसको आपने बीच में से काट दिया, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रह जाएगा और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो ये जो लाइन है उस केस में ये लाइन बाइसेक्टर कहलाएगी। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि दो बराबर पार्ट में अगर कोई चीज किसी को बांट देती है तो उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। अब यहां पर मान लो हमारे पास इस तरीके से एक एंगल है, जैसे कि ये एंगल है मान लो हमारे पास 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ये मेरे पास एंगल था। अब एक लाइन ऐसी बीच में से बना दी जो कि इन दोनों के बीच में से बिल्कुल निकल गई। तो उस लाइन ने क्या किया कि ये एंगल 60 का था, 30 का इसको बना दिया और 30 का इसको बना दिया। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो बीच वाली ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो इस वाले एंगल का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि इसने इस एंगल को दो बराबर हिस्से में बांट दिया है। बस यही बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर, अ लाइन विच डिवाइड्स द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। बस अगर आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आ रहा है तो अब हम आगे की बात करते हैं। आगे बात कर रहा है एडजेसेंट एंगल की। सबसे पहले तो आपको समझना है कि एडजेसेंट कहते किसे हैं। एडजेसेंट का अगर आपको हिंदी भाषा में मैं मतलब समझाऊं तो एडजेसेंट का मतलब है पड़ोसी। अगर आप अपने घर में रहते हैं और आपका घर जो है किसी के पड़ोस में है, मतलब कि आपके और बगल वाले घर की एक दीवार कॉमन होगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक घर है और इसके बगल में एक और घर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी कहलाएंगे, वो तो ठीक है, बट इसमें एक पड़ोसी कहलाने की शर्त क्या है कि इन दोनों की एक दीवार जो है वो कैसी है, कॉमन। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स हैं और उनकी एक वर्टेक्स और एक साइड कॉमन है, एक आर्म कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल एंगल मेरे पास है इस तरीके से, एक एंगल इस तरीके से और दूसरा एंगल मान लो मेरे पास है इस तरीके से, तो आप देख रहे हो कि ये जो बीच वाली एंगल है, मतलब एक तो ये एंगल हो गई ये ए और एक एंगल हो गई बी, तो आप देख रहे हो कि ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है ये दोनों के केस में कॉमन आ रही है और ये जो वर्टेक्स है वो दोनों पे कॉमन आ रही है। तो ऐसे एंगल जिनमें एक बीच वाली लाइन कॉमन हो, जैसे कि हमारे और पड़ोसी के घर में एक दीवार कॉमन है और बाकी सब कुछ अलग अलग है, तो ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। जब भी एडजेसेंट शब्द आपके दिमाग में आए, आपके सामने आए, तो आपको क्या याद करना है, पड़ोसी, और जैसे ही आप पड़ोसी को याद करोगे आपको ये याद आ जाएगा और फिर आपको ये याद आ जाएगा। तो यहां से आपने समझा कि एडजेसेंट एंगल किसे कह रहे हैं। और अगर डेफिनेशन वैसे तो शायद आती नहीं लिखने को, बट आपको फिर भी समझना चाहिए कि एक आर्म कॉमन है और एक वर्टेक्स कॉमन है, बाकी की दो आर्म अलग अलग है, एक ये अलग जा रही है, एक ये अलग जा रही है। तो एडजेसेंट एंगल किसे कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज के बाद आप समझ लेना एडजेसेंट एंगल क्या है। अब बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे कहते हैं, तो एडजेसेंट एंगल आपने देखा कि एडजेसेंट एंगल तो कई तरीके से हो सकते हैं, बट ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर बना देते हैं, मतलब कि वो दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बना देंगे। देखो ये ए है, ये बी है, तो इस केस में ये दो एंगल है वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। लीनियर पेयर कहलाएंगे मतलब कि इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 180, इन दोनों ने मिलके एक लाइन बना दी है। अब ये कितने भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, एक लाइन इस तरीके से, ये हमारा ए हो और ये बी हो। तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि दो एडजेसेंट एंगल इस तरीके से हैं कि उनका सम कितना आ रहा है, 180, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। डेफिनेशन से मेरा मतलब है कि लीनियर पेयर क्या होता है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सवाल में जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर का मतलब क्या था। आगे बात कर रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो इस तरीके से दो एंगल्स हैं, जैसे कि ये दो लाइन है इस तरीके से, एक ये इस तरीके से और एक ये इस तरीके से, तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि आमने सामने वाले जो एंगल है, तो इसके सामने ये वाला एंगल है तो ये वर्टिकल अपोजिट कहलाएंगे, और इसके सामने ये वाला एंगल है तो ये वर्टिकल अपोजिट कहलाएंगे। तो वर्टिकल अपोजिट समझना तो बहुत आसान है, और इसकी डेफिनेशन तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, मैंने खुद नहीं पढ़ी आज तक, तो आप भी पढ़ के क्या करोगे, डेफिनेशन मेरे ख्याल से तो कहीं पे लिखती आती नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर दो लाइन होती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल को वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। आइए फटाफट से हम बात करते हैं। इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो तभी हम बता पाएंगे जब हमको गिवन होगा कि स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है कि एक दूसरे को काटते हुए जा रही है। याद रहे, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इंटरसेक्ट का मतलब
और बाइसेक्ट का मतलब बहुत अलग अलग है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से में बांटना, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि बस काटा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइन इसके बीचों बीच में से जा रही है, तो इस केस में ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। पर अगर मैं बोलूं कि ये लाइन है और वो इधर से जा रही है, तो इसने सिर्फ इंटरसेक्ट किया है, सिर्फ इंटरसेक्ट किया है, कोई बराबर बराबर नहीं बांटा है। तो इस केस में सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ इंटरसेक्ट हुआ है। तो आपको समझना है इंटरसेक्ट किसे कहते हैं। इंटरसेक्ट मतलब कि वो एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं। अब वो कैसे काट रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ काटा गया। चलिए अब हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर ये एक लाइन है तो लाइन का हम इस्तेमाल करेंगे। लाइन अगर है तो आपको पता है कि लाइन इस तरीके से होती है। लाइन पे आप जितने भी एंगल बना लो, यहां से यहां से यहां से, इन तीनों का सम मिला के कितना आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने का, तो हमने पढ़ा था 180 डिग्री का होता है। तो अब आप यहां से देख लो कि क्या आप इन एंगल्स की वैल्यू बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि ये एंगल ये मिला के तीनों मिला के कितना आना चाहिए, 180। तो हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं, वो क्या है कि सिंस CD इज अ लाइन, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये तीनों जो एंगल है इनका सम कितना आ जाएगा, 180। स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 180। यानी कि मैं बोल दूंगा 84 प्लस 75 प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। और अब हम यहां से y के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। 80 और 70 होता है 150, 4 और 5 होता है 9, तो ये कितना हो गया 159 प्लस वाई इक्वल टू 180। अब 159 को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे तो 180 माइनस 159, 159 में एक चला 160 और 20 और चला 180, तो 20 और 1 21, वाई की वैल्यू आ गई 21। अब इस तरीके से हम बात करते हैं आगे की। तो आगे आप देखो, आगे मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरा एंगल है, ये वाला जो मेरा एंगल है वो इसका कैसा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। किस वाले का है, ये पूरा, इस पूरे के वर्टिकल अपोजिट आपको दिख रहा होगा। तो हम यहां से बोल देंगे कि 2x की जो वैल्यू है, 2x की जो वैल्यू है, सामने वाला एंगल पूरा का पूरा 2x है, और ये पूरा एंगल कितना दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है 75 प्लस वाई। 2x शुड बी इक्वल टू 75 प्लस वाई, पर y की वैल्यू तो हमको पता है कितनी है, 21। तो दिस इज इक्वल टू 75 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 96। तो 2x अगर 96 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 96/2। तो x बराबर कितना आ गया है, 48 डिग्री। अब इसी तरीके से हम z की वैल्यू और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये z है वो इस वाले का वर्टिकल अपोजिट है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अभी मैं थ्योरम भी आपको पढ़ाऊंगा, अगर नहीं पता है तो आप समझ लो आप कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जब भी होता है वो बराबर होता है। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख देंगे z इक्वल टू 84। वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, अभी उसकी हम थ्योरम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 10 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में करना आना चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी पोजीशन में है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें वो बोल क्या रहा है, फिर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसमें वो बोल रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स। मतलब कि जो लीनियर पेयर है उनका जो बाइसेक्टर है वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हमको प्रूव करना है। जैसे कि यहाँ पे तो फिगर में साफ साफ इसने बताया हुआ है, बट मान लो यहाँ पे हमको फिगर दिया नहीं रहता तो हम बनाते हैं एक लीनियर पेयर। सबसे पहले तो मैंने बना दिया एक लीनियर पेयर कुछ इस तरीके से। अब इनके हमको दोनों को क्या बनाने हैं, बाइसेक्टर। तो इसका बाइसेक्टर जो इसको बीच में से काटते हुए चले जाए, और इसका बाइसेक्टर जो इसको बीच में से काटते हुए चले जाए। अब हमको प्रूफ क्या करना है, वो ये है कि ये जो येलो वाला एंगल है, ये जो येलो वाला एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री की आएगी। तो जैसे कि इसने फिगर में नाम दिया, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, और इसको हम दे देते हैं नाम ई, इसको दे देते हैं नाम डी, और इसको नाम दिया हुआ इसने सी। तो हमको टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में कि एंगल ए नहीं एंगल कि एंगल डी ओ ई, कि एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट से इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। तो हमको गिवन है कि AOC और COB
ये जो ब्लू वाले दो एंगल आपको दिख रहे हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बोल देंगे कि एंगल COB प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमको गिवन है वो क्या है, लीनियर पेयर। ठीक, अब इसके बाद हमको एक और चीज गिवन है कि ये जो बीच वाले एंगल्स हैं वो क्या है हमारे पास, वो है एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल मैं x का मान लेता हूं, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, x का, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है AOC का। इसका मतलब इसने AOC को दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा, तो अगर ये x है तो ये भी x हो गया। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं आपसे, तो अगर मैं इस वाले को y बोलता हूं तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, y का, क्योंकि ये जो OE है वो एंगल बाइसेक्टर है COB का। इसका मतलब इसने एंगल COB को दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा, तो मैंने ऊपर वाले को y बोला तो नीचे वाला भी कितना हो गया, y। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि AOC की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस एक्स, तो AOC यानी कि COA एक ही बात है, तो एंगल COA यानी कि कितना हो गया, x प्लस एक्स, ये हो गया COA की वैल्यू। और COB जो है वो देख सकते हो y प्लस वाई, तो COB की वैल्यू कितनी हो गई, y प्लस वाई। तो यहां से अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, y प्लस वाई, COB की जगह तो वो कितना हो गया 2y, और प्लस COA यानी कि 2x, और ये किसके बराबर आ गया है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से आप देख रहे हो 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस वाई, और ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 जो है वो डिवाइड में चले जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब जरा आप एक चीज नोटिस करो, x प्लस वाई जो है वो कितना है, x प्लस वाई अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो एंगल है ये x है, और ये जो एंगल है वो y है। तो ये पूरा मिला के कितना हो गया है, x प्लस वाई। यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो कितना है, x प्लस वाई। इसका मतलब इसकी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। और ये पूरा एंगल देख रहे हो आप कौन सा है, DOE, यानी कि DOE x प्लस वाई के बराबर है, और x प्लस वाई 90 के बराबर है। इसका मतलब हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बता देना कि सर समझ में आ गया, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जरूर देख लेना, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। ये हुआ एग्जाम्पल 10, बढ़ते हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। एग्जाम्पल 11 में बोल रहा है कि ये जो फिगर है इसमें हमको दिया गया है कि लाइन्स आर कॉनकरेंट। अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कॉनकरेंट का क्या मतलब है, कि जब तीन लाइन एक ही पॉइंट में से निकले, जैसे कि एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। अब तीसरी लाइन जरूरी नहीं है ना कि इधर से ही निकले, तीसरी लाइन मान लो इधर से निकल सकती है, तो ये तो नॉन कॉनकरेंट होंगी। अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट पे से निकलती हैं तो उन तीनों लाइनों को कॉनकरेंट बोला जाता है। तो कॉनकरेंट का मतलब आज के बाद याद रखना कि तीन लाइन जब एक ही पॉइंट में से निकलती हैं तो उन तीनों को कॉनकरेंट बोला जाता है। तो उसने बोला कि ABCD और PQ तीन लाइन है जो कि कॉनकरेंट है, यानी कि पॉइंट O से निकल रही हैं। अब वो आगे बात कर रहा है कि एंगल AOP की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो हमको बेसिकली y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप सोच के बताओ कि आप y की वैल्यू कैसे बताओगे। अब इस सवाल को करने के लिए आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल करना पड़ेगा। आप देखो कि अगर ये एंगल 2y का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 2y का। और फिर आप देखो कि इस वाली लाइन पे हमारे तीनों एंगल आ चुके हैं। ये 5y का हमको पता है, इस वाली लाइन पे ये 2y का हमको पता है, और ये 5y का पता है, और ये पूरी एक लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों का सम मिला के कितना होना चाहिए, 180। तो हम यहां से बोलेंगे 5y प्लस 2y प्लस 5y, और ये तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो यहां से आप बताओ 5 और 5 10 और 2 12y की वैल्यू कितनी आ गई है, 180। तो यहां से y बराबर कितना आ गया, 180 बाय 12। ये 6 से कटेगा 2 बार, ये 6 से कटेगा 30 बार, और ये 2 से कट जाएगा 15 बार। तो यहां से y बराबर कितना आ चुका है, 15 डिग्री। y बराबर कितना आ चुका है, 15 डिग्री। और ये सवाल हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ y की वैल्यू निकालनी थी। तो ये सिंपल सा सवाल था। इसमें आपको एंगल्स के साथ अगर खेलना आता है तो ऐसे सवाल कर सकते हो। अगले में बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर OP OQ OR एंड OS आर 4 रेस, 4 रे दी गई हैं, तो हमको प्रूव करना है कि ये जो चारों एंगल है इनका सम कितना है, 360 डिग्री है। इस तरीके के सवाल को करने का एक तरीका होता है जिसमें कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
और वो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो कि इस वाली ये जो रे है ओ क्यू, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। तो यहां पे आप देखो कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको मैं नाम देता हूं क्यू डैश। तो आप देखो कि क्यू क्यू डैश जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन से बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने अपनी मर्जी से बनाया, तो हम बोलेंगे बाय कंस्ट्रक्शन क्यू क्यू डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, और वो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या है आप देख लो। देखो ये जो एंगल है इसको मैं अभी के लिए एक्स नाम दे देता हूँ, ये जो एंगल है इसको मैं अभी के लिए वाई नाम दे देता हूँ, और ये जो एंगल है इसको मैं अभी के लिए जेड नाम दे देता हूँ। तो आप देखो कि एक्स वाई जेड तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया है 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और फिर बाकी के दो बचे उनको भी हम नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं W और इसको नाम दे देता हूं V। तो ऊपर की तरफ से अगर हम बात करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन पे ही आ रहा है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि V प्लस W इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब आप देखो कि हमको राइट हैंड साइड पे 360 डिग्री चाहिए टू प्रूव में, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे तो 180 प्लस 180 360 डिग्री राइट हैंड साइड पे हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके नीचे मैं लिख देता हूं प्लस v प्लस w। अब आप जरा एक चीज नोटिस करके मुझे बताओ कि क्या आप इन एंगल्स को पहचान पा रहे हो कि नहीं। कौन से एंगल्स को, अभी मैं बताता हूं। देखो x तो ये वाला एंगल है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा आर ओ एस। तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x की जगह लिख दिया है एंगल आर ओ एस। y की जगह क्या लिख सकता हूं, आप देख रहे हो एंगल आर ओ क्यू, तो y की जगह लिख दिया एंगल प्लस एंगल आर ओ क्यू। जेड की जगह क्या लिख सकता हूं, तो जेड की अभी मैं बात बाद में करूंगा, इसके अलावा आप आगे की बात करो पहले। तो जेड की बात अभी बाद में करूंगा, जेड को छोड़ दो। और आप डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल क्यू ओ पी, यानी कि डब्ल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये गया डब्ल्यू, इसकी जगह लिख दिया प्लस एंगल क्यू ओ पी। अब बचा जेड और वी, तो आप देखो जेड और वी दोनों मिला के ये पूरा एंगल बन रहा है, और ये पूरा एंगल कितना हो गया है POS। तो जेड और वी दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया और उसके हमारा क्या बन गया एंगल POS। आप देखो ये चारों एंगल आ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ चुका है 360। तो ये जो सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी सवाल तो बहुत आसान है। लॉजिक क्या आता है कि कंस्ट्रक्शन से एक स्ट्रेट लाइन बना लो और फिर इन सारे एंगल्स को जोड़ दो, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के स्ट्रेट लाइन का एंगल बना लेते हैं। तो ये वो एग्जांपल 12, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ये टॉपिक जो है वो आगे की ज्योमेट्री में भर भर के इस्तेमाल होता है, अगले चैप्टर्स में तो खासकर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, और यहाँ पे क्या होता है वो अगर आप समझ जाओगे तो आपको सारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर मेरी गारंटी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो समझो कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। तो दो ऐसी लाइन जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कैसा फिक्स है। ऐसी लाइन जो कभी भी मीट नहीं कर सकती, क्योंकि आप देखो ये इधर आगे जाएगी, ये इधर आगे जाएगी, तो सीधी सीधी चलती जाएंगी, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से टकरा नहीं सकती, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो हमेशा कैसा है, फिक्स है। तो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसी लाइंस जिनके बीच में जो डिस्टेंस है, जिनके बीच में जो दूरी है वो फिक्स है, इसीलिए इनको हिंदी में समानांतर रेखा भी बोलते हैं। समानांतर मतलब समान मतलब बराबर, और अंतर मतलब अंतर, तो बराबर का अंतर है, इसीलिए पैरेलल लाइंस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं, तो जब दो लाइनों को काटते हुए कोई एक लाइन निकल जाए तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास टोटल 8 एंगल आ चुके हैं। 8 एंगल कौन कौन से हैं आइए हम बात करते हैं। ये हमारा एंगल 1, ये है हमारा एंगल 2, ये हमारा एंगल 3, ये है हमारा एंगल 4। इसी तरीके से ये हमारा एंगल 5, ये है हमारा एंगल 6, ये हमारा एंगल 7 और ये हमारा एंगल 8। अगर आप इन 8 एंगल की कहानी को समझ गए तो आपके लिए ये जो
चीज़ है वो बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो 8 एंगल हैं उनमें किस तरीके से क्या क्या होता है। तो इनमें ये जो एंगल आप देख रहे हो, अगर आप इसको लाइन को समझोगे तो एंगल मैं नाम लिख रहा हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। आप देखोगे ये जो एंगल्स हैं वो अंदर की तरफ है। यहां से देखो, अगर आप इसमें एक बॉक्स बना लोगे, इसमें एक बॉक्स बना लोगे तो ये अंदर की तरफ वाले एंगल है और ये बाहर की तरफ वाले एंगल है। इसीलिए ये जो एंगल 1 2 7 8 यानी कि 1 2 7 8 ये जो अंदर वाले 4 एंगल हैं इनको इंटीरियर एंगल बोला जाता है। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ वाले एंगल, तो इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अब जो बाकी के बच गए वो कौन से हैं, तो 4 3 6 और 5, तो आप देखो इनको बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो 4 3 एंगल 3 4 एंगल 6 और एंगल 5, इनको क्या बोल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल। ठीक, एक तो ये बात आपको समझनी थी। इसके बाद कुछ और बातें हैं वो भी समझ लेते हैं। वो क्या बात है कि जैसे कि आप देखो कि इंटीरियर एंगल में भी आप देख रहे हो कि ये जो 8 और 1 है वो लाइन के राइट साइड में आ रहे हैं, लाइन के राइट साइड में आ रहे हैं। तो इसीलिए एंगल 1 एंड एंगल 8 इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो दोनों ही है, पर इनमें क्या खासियत है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये दोनों एक हमारी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये आपको सीखना जरूरी है क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा जो कि आपको आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से एंगल है, एक तो एंगल 1 और 8 और एंगल 2 और 7। तो 2 और 7 भी ऐसा एक पेयर है, तो एंगल 2 एंड एंगल 7 भी ऐसा एक पेयर है। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें कौन से एंगल किसके बराबर है, ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चे जो हैं वो इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए हम थ्योरम के थ्रू उनको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी थ्योरम हमारे पास है। बोला इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ये समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो कि होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं वो आप समझो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं ऐसे एंगल जो उसी के जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, बट वो दूसरी साइड पे है। ये हमारी पहली साइड है और ये हमारी दूसरी साइड है। तो आप बताओ कि एंगल 1 जैसा कौन है, एंगल 1 जैसा एंगल 5 है। एंगल 2 जैसा कौन है, एंगल 2 जैसा एंगल 6 है। आप देखो यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर ये जो लाइन है इसने यहाँ पे मान लो 50 डिग्री का एंगल बनाया, तो यही एंगल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे। तो इसीलिए ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की एक एक्सोएम होती है। एक्सोएम क्या होती है वो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक एक्सोएम होती है। एक्सोएम का मतलब क्या है यहां पे आप समझ लो। एक्सोएम ऐसी चीजों को बोला जाता है जो सच तो हैं पर उनका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब वो देखते से ही समझ में आ रही है। अब इसको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, पर हाँ ये बात सही है कि ये बिल्कुल सच है। आप नाप के देखना तो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो एक्सोएम क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एक एक्सोएम है। बस अगर आप ये एक्सोएम याद रख लेते हो या फिर ये एक्सोएम समझ लेते हो तो बाकी के एंगल्स आप आसानी से समझ जाओगे कौन किसके कैसे बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब यहां से आप क्या बोल दोगे कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 5 के। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप देख ही सकते हो। अगर आप अपना प्रोटेक्टर लाओगे और प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे, प्रोटेक्टर का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे है प्रोटेक्टर तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। टूल्स में गए, मैथ में हम गए, ये देखो ये हमने प्रोटेक्टर लिया और यहाँ पर आप देखो कि अगर आप इसको यहाँ पे सेट करते हो तो देखो ये एंगल 1 आप देख सकते हो, लगभग लगभग मुझे दिख रहा है 70 डिग्री का आ रहा है। और यहाँ से मैं देखता हूँ अपना ये, तो ये भी लगभग लगभग 70 डिग्री का ही आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये दोनों एंगल बराबर है और करस्पॉन्डिंग एंगल की एक्सोएम भी हमको यही समझाती है। तो बस आज के बाद हमको ये चीज याद रखनी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इसकी मदद से हम बोल सकते हैं एंगल 1 किसके बराबर हो गए, एंगल 5 के। और एंगल 1 के बाद एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, एंगल 6। तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 7। तो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 7।
और एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 8, तो एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8। ये 4 चीजें आपको समझनी है। अब अगर आप ये 4 चीज समझ गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अगली आने वाली है, बाकी के सारे मैं आपको समझा रहा हूं, फटाफट से देख लो। देखो अगर एंगल 1 इसके बराबर है तो मैं क्या करता हूं, मैं इनको मिटा के इनका नाम दे देता हूं। इनको मिटा के मैं बोलता हूं कि मान लो अगर ये इसके बराबर है तो इसको मैं एंगल 1 और 5 क्यों बोलूं, क्यों ना मैं इसको एक्स और वाई के टर्म्स में ले लूं। इसको मैं 6 हटा देता हूं, इसको मैं 7 हटा देता हूं, इसको मैं 8 हटा देता हूं, सारे में ये वाले नंबर वाले ये नाम हटा देता हूं, फिर मैं इसको एक्स और वाई से आपको डिनोट करके दिखाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एंगल मेरा मान लो एक्स है तो करस्पॉन्डिंग की वजह से ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे बोलोगे कि सर हाँ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर मैं बोलता हूं मान लो ये एंगल y है, ये वाला एंगल मैंने माना है, ये वाला जैसे कि मैंने माना x है, मैंने माना कि ये वाला एंगल y है, तो करस्पॉन्डिंग की वजह से आप क्या बोल दोगे कि सर ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, y। अब आप यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट देखने वाले हो और फिर आपका ये वाला जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। वो क्या देखने वाले हो कि सर हमें पता है वर्टिकल अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, और अभी मैंने सवाल कराए थे तब आपने देखा भी था। तो अगर ये एंगल सर x का है तो ये वाला भी कितने का होगा, x का होगा। ये एंगल अगर y का है तो ये वाला भी कितना होगा, y का। अगर ये चीज तुम समझ सकते हो तो अब तुम बता दोगे सर अगर ये x है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा जो कि x का होगा, सर अगर ये y है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा जो कि होगा y का। यानी कि ये दिखने में 8 एंगल थे, पर अगर इनकी वैल्यू आप देखोगे, आप कोई सा भी एक एंगल निकाल लो, आप सारे एंगल बता सकते हो। कैसे, क्योंकि मान लो ये एंगल x की जो वैल्यू है, मान लो x की वैल्यू आती है 40 डिग्री, कितनी आती है 40 डिग्री, तो आप देखो कि 4 एंगल तो मेरे एक्स ही हैं तो वो निकल गए। अब वाई की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो कि ये एक लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। तो आप देखोगे कि अगर ये 40 है तो ये कितना आ जाएगा 140, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो अगर आप ये सारी चीजें समझ रहे हो तो अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम आ रही है वो आप क्रिस्टल क्लियर खुद ही समझ जाओगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमसे क्या कहती है। बोलती है अगर एक ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना आएगा, बराबर आएगा। ये हमने बना दी ट्रांसवर्सल, ये हमने बना दी एंगल। अभी अभी हमने देखा था कि ये अगर एक्स होता है तो ये एक्स हो जाता है, और ये अगर एक्स है तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये एक्स होगा, ये अगर एक्स है इसका वर्टिकल अपोजिट ये एक्स होगा। इसको अगर मैं y मानना था, दूसरे कलर से ले लेते हैं, इसको अगर मैं y मानना था, इसको अगर मैं y मानना था तो ये वाला करस्पॉन्डिंग से y हो जा रहा था, ये वर्टिकल अपोजिट से y हो जाएगा और ये वर्टिकल अपोजिट से y हो जाएगा। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से थे तो आप देख लो अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं बता देता हूं। अल्टरनेट इंटीरियर किसको कहेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर समझने से पहले आप समझो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, फिर इंटीरियर एंगल में आपको बताता हूं। तो अभी इस वाले डायग्राम पे हम वापस आते हैं। इस वाले में हमने जैसे कि 1 2 3 4 किया था, तो मैं यहाँ पे भी आपके लिए 1 2 3 4 वापस लिख देता हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। अब इस वाले डायग्राम में आप देखो कि इंटीरियर एंगल आप बता सकते हो, बोलोगे हाँ इंटीरियर एंगल सर बता दें, पर एक काम करना है इंटीरियर एंगल बस एक राउंड में बताओ। जैसे कि अगर आप यहां से गिनना हो तो एक ही साथ गिनो, ऐसा ऑर्डर में लेना है, रैंडमली मत ले लेना। तो मान लो मैं यहां से चल रहा हूं, तो मैंने लेना शुरू किया, यहां से मैंने शुरू किया 1 8 7 2, तो मेरे पास कौन से आ गए इंटीरियर एंगल 1 8 7 और 2, ये मेरे कौन है इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। तो ये तो इंटीरियर एंगल है सर, इसमें क्या होगा, अभी अल्टरनेट का मतलब समझो। अल्टरनेट का मतलब होता है मेरे भाई एक छोड़ के एक, एक छोड़ के अगला ले लो, एक छोड़ के अगला। तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या मतलब होगा, तो आप बोलोगे कि एक ले लो फिर एक छोड़ दो फिर एक ले लो, तो एक और साथ क्या हो गए, एक और साथ क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हो गए कि नहीं। और फिर यहां से अगर मैं बात करूं, मैंने अगर 8 को लिया है तो एक छोड़ दो 7, यानी फिर अगला ले लो तो 2, तो ये दोनों भी क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हमारे पास दो पेयर आ गए किसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपको वो समझ में आ गया। अब वो इक्वल कैसे होते हैं तो वो आप देख लो, 7 और 1, 7 और 1 का पेयर बनना है, आप बताओ ये x है और ये x है, देखो तो ये बराबर हुए कि नहीं।
8 और 2 इसका एक पेयर बनना है, और आप देखो ये y है तो ये भी y है, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे वो हम पहले ही देख चुके हैं। अभी तो बस हमने सीखा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते कैसे हैं। और ज्यादातर केस में आपको बताएंगे टीचर्स की जेड वाला जो फिगर बनता है तो इसमें ये इसके बराबर होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपको देखना आता है, नहीं आता तो फिर वो बता देते हैं कि जेड बनना हो या फिर इस तरीके से कोई फिगर बनना हो तो ये देखो ये भी तो इसके बराबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी अल्टरनेट क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, सवालों में हम इसको ट्राई करके देखते हैं। अगली थ्योरम देख लेते हैं एक बार फटाफट से। अगली थ्योरम बोल रही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे हमने क्या देखा कि लाइंस हमको पैरेलल, लाइंस पैरेलल गिवन थी, तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूफ किए। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा ये है कि अगर ये हमको गिवन था तो हमने ये प्रूफ कर दिया, अगर हमको ये गिवन हो तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जिस रास्ते से आप ऊपर जा रहे हो उसी रास्ते से नीचे भी आ सकते हो। तो हमको स्टार्टिंग में पहली बार में पहली थ्योरम में क्या गिवन था कि लाइंस पैरेलल थी, तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कर दिए थे। इस बार हमको क्या गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो प्रूफ क्या कर देंगे, लाइंस आर पैरेलल। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो ये जो है इसका प्रूफ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसका सवालों में इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। तीसरी वाले में क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि जैसे कि मान लो दो पैरेलल लाइन है कुछ इस तरीके से, मैं फिर से बना देता हूँ। दो पैरेलल लाइन है कुछ इस तरीके से और इनके बीच में से एक ट्रांसवर्सल ऐसे निकल रही है। तो हमने देखा था, अब तक तो आप सीख गए होंगे कि अगर ये x होता है तो ये x होता है, और ये x हो जाता है, और ये भी x हो जाता है, ये हो जाता है y। इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हो जाता है y, तो ये भी हो जाता है y, ये भी हो जाता है y, और ये भी हो जाता है y। अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देखना आना चाहिए। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे वो कौन कौन से हैं आप देख लो। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं और सेम साइड में कौन कौन से हैं, तो ये चारों इंटीरियर एंगल होते हैं। सेम साइड में कौन से आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इस वाली लाइन के हिसाब से बात करूं तो क्या आप बता सकते हो कि एक्स और वाई जो है वो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 180। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 180, ये मैंने आपको अभी बताया था। और इसी चीज को वो बोल रहा है कि अगर ये वाला x और ये वाला y 180 है तो ये अगर y है तो ये भी तो y है। और इन दोनों की खास बात क्या है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके से हमारे पास सवाल आता है और इसमें बोलता है कि भाई साहब ये एंगल 50 डिग्री का है, तो हमको पता है कि ये 50 का है और इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये कितने का हो जाएगा 130 का। अगले सवाल में आता है कि भाई साहब ये एक सवाल है, ये वाला एंगल मान लो 100 डिग्री का है, तो ये वाला कितने का हुआ। हमें पता है कि ये x है और ये y है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। अभी हम इस यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, इसीलिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। अगर आप ये चीज समझ रहे हो तो सारी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आइए देखते हैं कि आप सवाल कर पाते हो कि नहीं। ये जो तीसरी थ्योरम है इसी का उल्टा जो है वो चौथी थ्योरम है, तो वो आप अब समझ लोगे कि अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइन को पैरेलल होना ही पड़ेगा। यहां पर हमने क्या देखा कि लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या होगा कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो लाइन को पैरेलल होना ही पड़ेगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आइए सवालों के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं कि सवालों में हमको क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या क्या बताना है। बोल रहा है इस वाले फिगर में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। आर जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। बोल रहा है एंगल 1 की वैल्यू 110 माइनस एक्स है और एंगल 5 की वैल्यू 4x है। एंगल 1 कौन सा है, ये वाला जो एंगल 1 है इसकी वैल्यू कितनी दी है 110 माइनस एक्स की, कोई दिक्कत नहीं। और एंगल 5 जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है, एंगल 5 की वैल्यू 4x के बराबर। तो हमको बताना है। अब आप बताओ कि क्या यहां से हम x की वैल्यू नहीं बता सकते। आप बताओ कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल हमको गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो एंगल 5 और एंगल 1 आपको दिख रहा होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। साफ साफ दिख रहा है, हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल।
और अगर ऐसा आपको पता है तो सवाल हो गया, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू है 110 माइनस एक्स और एंगल 5 की वैल्यू है 4x। यहाँ से सॉल्व कर लो, माइनस एक्स इधर चले जाएगा तो 4x और प्लस का x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5x और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 110। तो 5x अगर 110 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 110/5। इसको आप काट दो तो ये आ जाएगा 20 और 2 22 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 22 डिग्री। तो वो बोल रहा है कि x नहीं बताना हमको, तो एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू बताओ। तो एंगल 1 जो है वो 110 माइनस एक्स है, यानी कि -22। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 90 और 88 डिग्री एंगल 1 आ गया। और एंगल 5 तो सेम ही है, तो एंगल 5 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 88। और अगर वैल्यू पुट कर लो तो एंगल 5 की वैल्यू 4x, तो 4 × 22 करोगे वो भी कितना आएगा 88। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये हुआ एग्जाम्पल 1। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोला इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब आप यहाँ पे देखो कि इसने बोला है कि ये जो लाइन है ए बी ये इसके पैरेलल है, और इसने बोला है कि आपको क्या करना है कि y की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये तीनों एंगल हैं, ये y, ये 2y, ये y, तो इन तीनों को मिला के इन पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो y और y 2y और 2y 4y, ये पूरा एंगल कितने का आ गया 4y का। अब आप बताओ कि इस तरीके से अगर एक दो लाइन है और ये एक लाइन इसको बीच में से काटती हुई जा रही है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इंटीरियर है दोनों और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर x है और ये अगर y है, तो हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनकी वैल्यू कितनी होती है, सप्लीमेंट्री होते हैं वो दोनों। तो x + y बराबर कितना आता है 180। तो अगर आप यहाँ पे लॉजिक समझ रहे हो तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि ये जो है और ये जो है दोनों इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये जो 4y है और ये जो 5y है इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 9y कितना आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 180 में 9 का डिवाइड दे देंगे तो y बराबर आ गया 20। यहाँ पे बस आपको देखना आना चाहिए कि सवाल में दिया क्या है और उसका हमको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तो ये जो सवाल है फिर इसमें कुछ भी नहीं था, हलवा सवाल है। अगले सवाल में बोल रहा है इन द गिवन फिगर m इज पैरेलल टू n, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशो 3:2। और फिर हमको डिटरमाइन ऑल द एंगल 1 to 8। आपको भी पता है कि ये जो 8 एंगल होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इन 8 एंगल में सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं। अगर हमको एक एंगल पता लग जाए तो हम बाकी के सारे एंगल पता कर सकते हैं। अब सवाल में हमको दिया हुआ है कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 ये वाले एंगल है और इन दोनों का रेशो कितना है 3:2। आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, जल्दी से देख के बताओ। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो क्या इनका सम 180 नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर के बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा ही था। तो अगर ये लीनियर पेयर हैं और इनका रेशो 3:2 है, तो अगर मैं इसको 3x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो 3x + 2x बराबर कितना आ गया 180। तो आप बताओ 5x की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो x बराबर कितना आ गया है 180/5। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये कटेगा 3 बार और 3 0 यानी कि 6। तो x बराबर मेरे पास आ गया 36 डिग्री। अब उसने हमसे x की वैल्यू तो नहीं पूछी है, उसने तो हमसे एंगल्स की वैल्यू पूछी है। तो मैं फटाफट से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 3x कितना हो जाएगा 3 × 36। तो एंगल 1 कितना हो गया 3x विच इज इक्वल टू 108 डिग्री। और एंगल 2 कितना हो गया है 2x यानी कि 2 × 36 विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 हम निकाल चुके हैं तो बाकी के सारे एंगल्स आप खुद ही निकाल सकते हो, क्योंकि करस्पॉन्डिंग वर्टिकल अपोजिट इस तरीके से सारे एंगल कैसे बराबर होते हैं ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। ये हुआ एग्जांपल 3। फटाफट से देखते हैं आगे का एग्जांपल। इस वाले फिगर में बोल रहा है कि एंगल 2 जो है वो 120 डिग्री का है और एंगल 5 जो है वो 60 डिग्री का है। तो कौन कौन से एंगल किसके बराबर है? ये है भाई साहब 120 डिग्री का, और एंगल 5 कहां पे? एंगल 5 है 60 डिग्री का। तो हमको प्रूव करना है कि ए लाइन जो है वो पैरेलल है बी के। चलिए अब आप यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर ये 60 डिग्री का है तो इसके बगल वाला कितने का होगा? तो इसके बगल वाला जो है वो हो जाएगा 120 डिग्री का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ए जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा हम देख ही सकते हैं। तो अब आप देखो कि अगर ये 120 डिग्री का है
ये 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का है। तो यहां से आप देख रहे हो कि एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर। और एंगल 2 अगर एंगल 6 के बराबर हो गया तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग गई कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, अच्छा आप देख सकते हो कि नहीं कि ये दोनों कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, सो लाइंस आर पैरेलल, जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, और यही हमको प्रूव करना था और ये हमारा सवाल हो चुका है। तो सिंपल सा सवाल था, इसमें आपको थ्योरम का इस्तेमाल करना आना चाहिए बस। चलिए एग्जांपल 5 की तरफ देख लेते हैं। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एग्जांपल 5 नहीं, एक्चुअली में थ्योरम है, और इसमें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि अगर दो लाइन है हमारे पास और बोल रहा है कि एक तीसरी लाइन और है आपके पास इस तरीके से, तो आपको वो बोल रहा है कि जैसे कि ये लाइन है मान लो पी क्यू आर। थ्योरम क्या बोल रही है वो समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आज के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। बोल रहा है कि हमको गिवन है कि P इज पैरेलल टू Q एंड Q इज पैरेलल टू R। तो हमको बोल रहा है कि थ्योरम क्या कह रही है कि देन P इज पैरेलल टू R। मतलब क्या हुआ आप समझो, बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये एक थ्योरम है। अब इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए आप क्या करो, एक ट्रांसवर्सल डाल दो। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये अगर एक्स का है तो ये वाला कितने का होगा, एक्स का। और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये अगर एक्स का है तो ये भी कितने का होगा, एक्स का। और फिर इन दोनों की बात करोगे, किसकी, पी की और आर की, तो आप बोल सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब इनको भी पैरेलल होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको तो बस इतना सा याद रखना है कि एक लाइन है वो किसी के पैरेलल है और एक लाइन है वो किसी के पैरेलल है, तो वो दो तीनों आपस में ही पैरेलल हो जाएंगे। फटाफट से देख लेते हैं सवाल क्या है। इसमें बोल रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए एफ, यानी कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो हम सीधे सीधे थ्योरम से बोल सकते हैं कि तीनों ही आपस में कैसी है, पैरेलल। और सवाल में दिया है कि ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का हमको गिवन है। बी ई एफ की वैल्यू 45 दे दी है, तो फटाफट से एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है, सिर्फ और सिर्फ यही है सवाल। तो आप बताओ कि सबसे पहले अगर ये 90 का है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप ये पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला कितने का है, पूरा जेड प्लस 45। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो हम बोलेंगे कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल एफ ई सी इक्वल टू 180 आना चाहिए। अब यहां पर आप बताओ बी ए सी की वैल्यू हमको मालूम है 90, एफ ई सी देख लो आप, एफ ई सी में दो एंगल है 45 प्लस जेड, तो ये हमने एफ ई सी की वैल्यू डाल दी और ये किसके बराबर आएगा, 180। तो यहां से आप जोड़ सकते हो 90 प्लस 45 यानी कि हो गया 135 और प्लस जेड बराबर 180। तो यहां से जेड बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 135, तो यहां से जेड बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये तो हो गई जेड की कहानी। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास आ गया है एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाई की। तो आप देखो कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी तो क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन कौन से मैं नाम लिख देता हूं, एंगल डी पी ई प्लस एंगल एफ ई पी का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल मैंने लिए, ये वाला और ये वाला छोटा वाला, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 45 और इसकी वैल्यू y, तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आ गया है, 180 माइनस 45। तो यहां से y बराबर कितना आ गया है, 135। चलिए ये हो गई y की बात, ये हो गई z की बात। अब x की बात करते हैं। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल x और y आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग, आपको साफ दिख रहे होंगे। तो x शुड बी इक्वल टू y, और क्योंकि ये 135 के बराबर है तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 135।
तो ये हुआ एग्जाम्पल 5। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो आप इन सवालों को अच्छी तरीके से खुद से ट्राई करें, वापस देखें। मेरी गारंटी है कि अगर आप कॉन्सेप्ट सही से समझेंगे तो इन सवालों में कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आपको ना आए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो सवाल है इसमें इस तरीके से हमको सवाल दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस वाले सवाल में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो क्या है आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि इस वाले सवाल में ये वाली लाइन हमको इसके पैरेलल दी गई है। अब क्या इससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है? फायदा तो मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे सवालों में जब हमको कोई डायरेक्ट तरीका नहीं दिखता तो हम कंस्ट्रक्शन ट्राई करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना होगा आइए देख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इधर से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं जो कि इन दोनों के ही पैरेलल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक लाइन किसी के पैरेलल है तो वो दूसरे के तो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब जैसा ही मैंने ऐसे किया तो आप देख सकते हो कि ये जो नीचे वाला एंगल है वो x का हो गया। कैसे हो गया x का? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये जो लाइन है ये वाली वो इसके पैरेलल है, तो ये एंगल कितने का आ गया? x का। नीचे वाला एंगल कितने का आ गया? x का। अब ये वाला जो एंगल है वो कितने का बच गया? तो ये पूरा 148 का है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितने का बच गया? 140 माइनस x का। अब आपको एक और चीज पता है क्या? कि ये जो एंगल है, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, बिकॉज दे बोथ आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग गई कि 148 माइनस एक्स मेरा एक एंगल है और दूसरा एंगल है मेरा 132, और ये दोनों कौन है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसलिए इनका सम कितना आएगा? 180। अब ये करते से ही मेरा जो सवाल है वो सॉल्व हो गया। 148 माइनस एक्स, ये देखो 132 भी है प्लस का, और राइट हैंड साइड में 180। देखो इसका 132 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150 और 30 180 280, तो ये आ गया 280 माइनस एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का एक्स, और 280 में से जो राइट हैंड साइड में 180 इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 180। तो यहाँ से एक्स बराबर साफ साफ दिख रहा है कितना आ गया है? 100 डिग्री। तो ये हुआ ये सवाल। अच्छा सवाल था, इसमें आपको सीखना है कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन करके सवालों को निपटा सकते हैं। तो ये हुआ एग्जाम्पल 6। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 में भी सेम सवाल है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो सवाल है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। बोल रहा है इसमें गिवन फिगर में L इज पैरेलल टू M, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब इस तरीके का सवाल जो है इसमें देखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा। हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमको गिवन है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। आगे हमको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी आइए जरा कोशिश करके देखते हैं। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूंगा, हर बार की तरह ही एक लाइन पैरेलल कर लूंगा ड्रॉ, जो कि इस तरीके से जा रही होगी। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये आपस में तीनों पैरेलल हो गई, आपको इतना समझ में आ गया होगा अभी तक। और अगर ये पैरेलल हो गई है तो अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप देखो कि हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा था, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल 40 का है तो इसका अल्टरनेट हो जाएगा ये, जो कि हो जाएगा 40 का। ये पूरा एंगल एक्स का है तो ऊपर का बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा? एक्स माइनस 40 का। अब आप देखो कि इस वाली ऊपर वाली लाइन में ये दोनों कैसे अल्टरनेट, तो x माइनस 40 को किसके बराबर होना पड़ेगा? x माइनस 40, ये जो x माइनस 40 का एंगल है वो आपको दिख रहा होगा कि इसके बराबर होगा। तो हम लिख देंगे x माइनस 40 इक्वल टू 65। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 65 प्लस 40। यहाँ से x बराबर कितना आ गया है? 105। तो इस तरीके से इसका आंसर हो चुका है। देखो आप सारे ही सवालों में पिछले 2-3 में आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ रहा है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करके सवालों को किया जा सकता है। आप ये चीज सीख लो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में भी सेम इसी तरीके का लॉजिक है, तो मैं ये भी आपको होमवर्क में दूंगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल में भी सेम इसी तरीके का है, ये सारे होमवर्क में हो जाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो जो है वो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो चैनल आगे तक जाएगा, जिसकी मदद से ये जो चैनल है वो बच्चे बच्चे तक पहुंच पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी मैथ्स आपकी तरह ही स्ट्रांग हो जाएगा।
अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि सारे के सारे लाइव अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। और अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों की ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।